हेलो फ्रेंड्स, ये एनवायरनमेंट का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और ये आज से इसी चैनल में, जो टीचर्स के लिए स्पेशल चैनल है, इसी चैनल में ये वीडियो अपलोड होगा। जितने भी टीचर्स एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियोस आएंगे अब इसी चैनल पे आएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये कल का एक क्वेश्चन था, एग मार्क। एग मार्क का संबंध किससे है? कल की जो वीडियो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका सही आंसर है गुणवत्ता से। जो एग मार्क है, इसका पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर मार्क। मार्क का मतलब होता है सर्टिफिकेशन से। इज द सर्टिफिकेशन मार्क टू एश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से संबंधित में ये क्या करता है? सर्टिफिकेशन देता है एग मार्क। तो ये गुणवत्ता, क्वालिटी से रिलेटेड है। इसको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आयोडीन का स्रोत क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने है। आयोडीन का स्रोत, सो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग एक काम कर लो, एक ना पेज ले लो और उस पेज में ऐसे 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 करके ऐसे करके 10 तक लिख लो। और जैसे आपके पास ऑप्शन मिलेगा आप उसका आंसर अपने से लगाना। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने दी, बोला आयोडीन का स्रोत क्या है, तो अगर आपको लग रहा है आंसर फफूंद है, ये फफूंद नहीं है, फफूंद है, फंगस है। अगर आपको लग रहा है इसका आंसर फंगस है तो आप एक के बगल में लिख लो सी। अगर आपको लगता है ऑप्शन ए है तो आप इसके बगल में लिख लो ए। अपने अकॉर्डिंगली लिखना स्टार्ट करो। फिर वीडियो के एंड में आप ऐसे ही सेकंड का भी आंसर देना, आप ऐसे ही थर्ड का भी आंसर देना, ऐसे करके आप 10 तक आंसर देना। जैसी वीडियो एंड होगा आप मुझे कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए इसका आंसर भी आप मार्क कर लो, कॉपी में पेज ले लो और मार्क कर लो। चलिए इसका आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर है शैवाल, अलगी। ठीक है, आयोडीन का जो स्रोत होता है वो अलगी है। बेसिकली अलगी में हम लोग जो सी वाले अलगी होते हैं, जो मरीन अलगी होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल, वो बेटर बढ़िया स्रोत है आयोडीन का। अब शैवाल एक जीव का समूह है जिसमें क्लोरोफिल और न्यूक्लियस, नाभिक दोनों होते हैं, जबकि इसमें कोई जड़ नहीं होता, तना नहीं होता, पत्तियां नहीं होती। शैवाल यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। ठीक, ये प्रकाश संश्लेषण करता है और ऑक्सीजन उत्पादन में मदद करता है। शैवाल के तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन इनको बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वैसे बहुत सारे टाइप हैं। एक होता है क्लोरोफाइसी, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक, ये आमतौर पर हरी होती है, इसको हरी शैवाल भी बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है। क्लोरोफिल के बहुत सारे टाइप आप पढ़ोगे, ए बी, इस तरह से बहुत सारे टाइप होते हैं इनके। और भी टाइप है क्लोरोफिल के। तो क्लोरोफाइसी जो है ना, उसमें ए और बी मिला जाता है, इसलिए इसका रंग हरा भी होता है, याद रखना। एक होता है फियोफाइसी, ये भूरे शैवाल होते हैं। ठीक, इनमें क्लोरोफिल क्या होता है, जेंथोफिल पाया जाता है, इसमें कैरोटेनॉइड होते हैं, क्लोरोफिल सी होता है। ओके, इस कारण इसका रंग भूरा होता है। फिर एक होता है रोडोफाइसी, ये लाल शैवाल होते हैं, ये समुद्र में पाया जाता है, लाल शैवाल। ओके, ये होता है शैवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मलेरिया रोग की सर्वप्रथम जानकारी देने के लिए रोनाल्ड रोस को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? अब ये रोनाल्ड रोस इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि इनका जो बर्थ प्लेस है वो इंडिया है। ये 1857 के आसपास इनका बर्थ हुआ था, उत्तराखंड में। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ये इंडिया में इसका बर्थ हुआ है। भले ये ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज थे, लेकिन इनका जन्म इंडिया में हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उनका जन्म भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले के एक गांव में हुआ था। उन्होंने चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए इन्हें 1902 में, मतलब 1902 में नोबेल मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रक्त का थक्का ना बनने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा है तो इसमें से कौन सा जो विटामिन है वो विटामिन रिस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कोगुलेशन ऑफ ब्लड? तो इसका आंसर होगा विटामिन के। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, कई बार बन चुका है कि इनमें से कौन सा रक्त के
थक्का ना जमने के लिए, मतलब थक्का जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो विटामिन के है। यहीं पर विटामिन सी का भी लिख लो। विटामिन सी का एक और नाम है एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं इसको। ठीक, ये सिट्रस फ्रूट में मिलता है। सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू हो गया और संतरा हो गया, इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं विटामिन सी का स्रोत है। विटामिन डी का सोर्सेज आपको पता है सनलाइट है। ठीक, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ए जनरली स्किन केयर के लिए हम लेते हैं, यूज करते हैं स्किन केयर के लिए। ठीक, स्किन जैसे स्किन में झुर्रिया वगैरह आ रहा है तो विटामिन ई का टेबलेट्स आते हैं, उसको लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस वाले क्वेश्चन का, रक्का थक्का के लिए विटामिन के। अब एक एनवायरनमेंट के पेडागोजी सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन, एनवायरनमेंट स्टडीज, ईवीएस जिसको बोलते हैं, स्टडी, एनवायरनमेंट स्टडी की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करती है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एनवायरनमेंट स्टडी जब हम पढ़ते हैं पहली से पांचवी के बीच में, वैसे पहली दूसरी में तो होता नहीं, तीसरी से पांचवी के बीच में अगर एनवायरनमेंट पढ़ा जा रहा है तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट को कंटेन किया हुआ है, एनवायरनमेंट में आप क्या क्या पढ़ते हो। जो ईवीएस स्टडी है ना, क्लास 3 से क्लास 5 के बीच की जो बुक है उसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसमें सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो और पर्यावरण शिक्षा को पढ़ते हो, आप उसमें विज्ञान पढ़ते हो या सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो, आप उसमें विज्ञान पढ़ते हो और उसकी विषय वस्तु को पढ़ते हो, क्या आप उसमें विज्ञान पढ़ते हो, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो और पर्यावरण की शिक्षा से संबंधित जो भी उसके विषय वस्तु है वो पढ़ते हो। तो मैं आपको बता दूं, एनवायरनमेंट में जो ईवीएस है इसमें केवल पर्यावरण को नहीं पढ़ा जाता, उसमें विज्ञान भी पढ़ा जाता है, उसमें सामाजिक विज्ञान को भी पढ़ाया जाता है और उसमें पर्यावरण की शिक्षा भी को पढ़ाया जाता है। तो जो तीसरी से पांचवी के बीच ईवीएस होता है उसमें ये तीनों सब्जेक्ट कंटेन होता है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों इंक्लूड होता है पर्यावरण अध्ययन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब मैं फर्स्ट टाइम सुना था ना, करीब 2012-11 में, आज से 10 साल पहले, कि ईवीएस पढ़ना होता है सीटेट में, तो मुझे लगा कि यार एनवायरनमेंट पढ़ना है, जो हम लोग यूपीएससी में पढ़ते थे वही एनवायरनमेंट यहां भी आ जाएगा, ये मैं सोचा था। लेकिन जब इसका सिलेबस तो मैं देखा ही नहीं कि ईवीएस है तो यूपीएससी में पढ़ा हुआ है तो हो जाएगा। लेकिन जब इसे क्वेश्चंस देखा तो उसमें अजीब अजीब क्वेश्चंस थे, ईवीएस भी उसमें मतलब सोशल साइंस भी लगा हुआ था, उसमें साइंस के भी क्वेश्चंस आ रहे थे। तब जाके मेरे को समझ में आया कि जो सीटेट है या टेट हो गया या फिर जो टीचर्स एग्जाम होते हैं उनमें उनमें जो ईवीएस जो आता है वो एक्चुअल में केवल पर्यावरण नहीं होता, उसमें विज्ञान भी होता है, उसमें सामाजिक विज्ञान भी होता है और पर्यावरण तो होता ही है। ठीक, तो ये सब याद रखना। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तो अपने आप में एक वीडियो के बराबर है, इसलिए जो ये मुक्त अंतः वाला प्रश्न, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। और बंद को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन, एक टीचर ने कक्षा 5A सेक्शन ए में और कक्षा 5B के सेक्शन बी में दो क्वेश्चन पूछी। सेक्शन ए में प्रश्न पूछी कि पेड़ों के 5 लाभ लिख दो, और सेक्शन बी में जाके टीचर पूछी क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। तो आपसे पूछा जा रहा है, ये दो सवाल है, सवाल नंबर 1 ये और सवाल नंबर 2 ये। अब आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है और इनमें से कौन सा क्लोज्ड एंडेड, मतलब मुक्त अंत वाला प्रश्न है, और दूसरा पूछा जा रहा है कि बंद अंत वाला अपसारी प्रश्न है। तो ये आपसे क्वेश्चन का पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब बता दूं, जो ओपन एंडेड होते हैं ना, या सबसे पहले क्लोज्ड एंडेड, जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसका कोई केवल एक फिक्स्ड आंसर होता है, उसमें एक फिक्स्ड आंसर होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि छत्तीसगढ़ के करंट सीएम कौन है, प्रेजेंट में सीएम कौन है, मतलब वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के, तो सबको पता है इसका आंसर होगा भूपेश बघेल, कोई दूसरा आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि ये क्लोज्ड एंडेड है, बंद है क्वेश्चन, इसका एक ही फिक्स्ड आंसर होगा। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन ये हो सकता है, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि कोई भी मुझे दो फ्रीडम फाइटर का नाम बता दो। फ्रीडम फाइटर को हिंदी में बोलेंगे जो स्वतंत्रता के समय आंदोलन हुआ था ना उसमें पार्टिसिपेट किए थे, जैसे भगत सिंह हो गया, है ना, चंद्रशेखर आजाद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इस तरह से।
तो मैं अगर पूछूं आपसे कि कोई दो फ्रीडम फाइटर के नाम बता दो, तो इसके आंसर डिफरेंट होंगे, हर बच्चा अलग तरीके से बोलेगा। कोई कोई भगत सिंह का नाम लेगा, कोई महात्मा गांधी का नाम लेगा, तो हर एक का आंसर अलग अलग होगा। तो ऐसा क्वेश्चन होता है ओपन एंडेड प्रश्न। समझ में आ गया? अब ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड एक अलग वीडियो बनेगा, इसका वेट करो। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा। कमेंट करना अगर आपको चाहिए होगा तो। चलिए इसका ये क्वेश्चन में आते हैं, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। तो पेड़ों के 5 लाभ तो फिक्स्ड है ना, कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये फिक्स्ड है। 5 तो लाभ बच्चे फिक्स्ड ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि कोई अलग से लिख देंगे, ये फिक्स्ड है। तो ये हो जाएगा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे क्या होगा धरती पर अगर कोई पेड़ ना हो, तो ये बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। छोटे बच्चे कोई अलग आंसर देगा, कुछ और कोई अपना मतलब ब्रेन का यूज कर करके आंसर देगा। ठीक है, कुछ छोटा, हम पहले से 5वीं तक की बात कर रहे हैं ना ईवीएस में, तो इसका आंसर हर बच्चे का आंसर एकदम अलग होगा। ठीक, कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो, तो ये हो जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक, मतलब इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं, ये वाला क्वेश्चन है ये क्लोज एंडेड होगा, और ये वाला क्वेश्चन होगा ओपन एंडेड। इसका वेट कर लेना, एक मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में। ठीक, अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉइल, फॉइल है ये, ठीक है, फॉइल है, फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल देखियो जो खाना फूड लपेटते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिसमें रोटी को लपेट लेते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम फॉइल। तो कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉइल लेती है और उसे पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल को आप पानी में डालोगे वो तैरेगा। फिर वह फॉइल को मोड़कर जोर से दबाती है और फिर उसे पानी में डालती है। अब फॉइल को मोड़ देती है, जैसे ये फॉइल है, ये फॉइल है, इस फॉइल को मोड़ के एक छोटा सा गोल सा बॉल बना लिया, ये बॉल जैसा सर्कल जैसा या स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसको पानी में डाल देती है तो वो डूब जाता है। बाद में वो शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का उपयोग किया जा रहा है, मतलब बच्चों को समझाने के लिए कौन से स्किल्ड का उपयोग किया गया है, स्किल का यूज किया गया है। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर पहले आप दो, फिर मैं समझाऊंगा। आप पहले अपना आंसर मार्क कर लो या वीडियो पॉज कर लो और सोच लो, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ लो और इसका आंसर देने का प्रयास करो। अपने वही पेज में आप कर ही रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, अभी 6 का आंसर क्या होगा आप टिक करो, फिर एट द एंड में, वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। हम लोग इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन। हम लोग किसी चीज को बांट रहे हैं, ठीक है, कि ये वो है, ये वो है, इस तरह से वर्गीकरण कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं। जैसे गाय के प्रकार हैं, तो एक गाय ज्यादा दूध देने वाली, एक गाय कम दूध देने वाली, है ना, एक ज्यादा वजन में होती है, एक हल्की होती है, तो ये वर्गीकरण हो जाएगा। हाइपोथेसिस का मतलब होता है इंसान पहले सोच लेता है कि मान लो ये ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, वो होता है परिकल्पना। अब अवलोकन का मतलब होता है रिसर्च करना, और मापन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो वर्गीकरण तो हो नहीं सकता, हम इस पे कोई सोच नहीं रहे हैं, कोई परिकल्पना नहीं कर रहे हैं कि हम कोई सपोज कर लिए कि मान लो ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मेजरमेंट कर ही नहीं रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या हो रहा है, अवलोकन कर रहे हैं कि पहले वह एल्यूमिनियम का फॉइल डूबा नहीं, फिर बाद में इसको मोड़ दिए तो डूब गया, मतलब इसकी डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ डेंसिटी कम थी, इस तरह से हमने इसमें अवलोकन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच जिसको हम लोग तिलचट्टा बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कॉकरोच कॉकरोच जो है वो किस वर्ग का जीव है। 7th क्वेश्चन है, अपना आंसर पहले मार्क कर लो, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं। शाकाहारी में आएगा, मांसाहारी में आएगा, सर्वाहारी में आएगा, या इनमें से कोई नहीं। चल इसका आंसर मार्क कर लो आप लोग पहले, कि वो हर्बीवोरस है कि वो कार्बीवोरस है। और सर्वाहारी का मतलब जो दोनों खाए, वो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, जैसे ह्यूमंस, डॉग हो गया, कैट हो गया, कैट बिल्ली, ये सब क्या है, सर्वाहारी में आते हैं। शाकाहारी में आ जाएगा काव, मांसाहारी में आ जाएगा लायन। ठीक, समझ रहे होंगे आप लोग।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी। जो कॉकरोच है वो छोटे छोटे कीड़े को भी खा जाता है, और जो हमारे किचन में फूड का आइटम गिरा होता है, जैसे रोटी का टुकड़ा गिर गया, चावल का कोई पीस गिर गया, तो उसको भी खा जाता है, तो वो कैसा हो जाएगा, सर्वाहारी है। अगला प्रश्न है, कुडुक इज स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ। कुडुक, कुडुक भाषा के बारे में जो सीजीपीएससी पढ़े होंगे उनको पता चल गया होगा। कुडुक ये हमारे छत्तीसगढ़ के नदन एरिया में, मतलब सरगुजा संभाग में, छत्तीसगढ़ का मैप है, सपोज कर लो ये सरगुजा संभाग है, यहां पर इसको स्पीक किया जाता है। तो अब छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं है वैसे, असम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है, और मिजोरम भी नहीं है। झारखंड जो छत्तीसगढ़ के ऊपर में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर झारखंड है, छत्तीसगढ़ के ये वाला हिस्सा झारखंड है। तो झारखंड में है ओराव ट्राइब, ओराव ट्राइब, ओराव जनजाति। तो ओराव जनजाति की भाषा है कुडुक। ठीक, तो बेसिकली ओराव का जो संकेंद्रण है वो यहीं पर है, झारखंड वाले हिस्सा में, और झारखंड से जुड़ा है हमारा ये वाला हिस्सा सरगुजा संभाग, तो वहां पर भी पाई जाती है ओराव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइकेन किसके प्रति संवेदनशील है? ये भी व्यापम में कई बार प्रश्न बना है, ये व्यापम में। लाइकेन, लाइकेन को हम लोग काई आप लोग देखे होंगे शायद, पेड़ जैसे जहां पानी गिरा होता है वहां काई लग जाता है, जैसे छत हो, बरसात समय काई दिखाई देता है। तो आपको कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है कि काई या लाइकेन जो है ये किसके प्रति संवेदनशील है? तो इसका आंसर पहले मार्क कर लो, फिर मैं बताता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। जो लाइकेन है ना, ये पॉल्यूशन को बताती है, ये इंडिकेटर है एक प्रकार से, आप लोग पढ़े होंगे इंडिकेटर्स, जो सूचित करे कि आप पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं। अगर लाइकेन मान लो किसी रिवर साइड में है, कोई नदी बह रही है, ये कोई नदी है, और नदी के किनारे किनारे बहुत सारे काई लग गया है। अब क्या हो रहा है, इस नदी के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड जो पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन है, ये बहुत ज्यादा है, तो यहाँ के काई ना मरना चालू हो जाएंगे। तब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, अरे काई यहाँ के अचानक से मर गए, मतलब पानी में बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड घुला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का क्या है, सूचक है, इसको याद रखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन वायु प्रदूषण, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के संवेदनशील संकेतक, मैं सूचक जो बोल रहा हूं उसको संकेतक कर लेना, संकेतक है। ठीक, अगर किसी रिवर साइड में या कहीं पर भी लाइकेन मरना चालू हो गया, तो समझ लो वहां पर क्या हो रहा है, CO2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का जमाव हो रहा है। ये लाइकेन आपको दिखाई दे रहा है, ये हरा हरा जो दिखाई दे रहा है, ये लाइकेन है, काई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ कंट्री हैज माइंस ऑफ एल्यूमिनियम। इनमें से कौन सा भारत का जो राज्य है जो एल्यूमिनियम के खान के लिए प्रसिद्ध है? AL, एल्यूमिनियम का साइन होता है AL। इसका आंसर भी जल्दी से आप अपने नोटबुक में लिख लो, पेज में लिख लो, फिर मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ओडिशा। ठीक, ओडिशा नंबर 1 पे है एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में। एल्यूमिनियम का ओर क्या होता है, ये भी एग्जाम में आता है, ओर को शायद खनिज बोलते हैं, हाँ खनिज बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम का खनिज होता है बॉक्साइट। ठीक, अब मुझे छत्तीसगढ़ में कमेंट करके बताओ, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट की खाने कहां पर है, खाने मतलब माइंस कहां पर है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट की खान या माइंस कहां पर है? इसका सही आंसर ओडिशा है। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विच प्रोड्यूसेस अबाउट 50% ऑफ टोटल बॉक्साइट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। 50% बॉक्साइट केवल ओडिशा से आता है और नंबर 1 पे है। ठीक, और इसमें जो फेमस जो बेल्ट है इसकी उड़ीसा में, वो है कालाहांडी है, कोरापुट है, ठीक है, बरगढ़ है। ये जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ पर बॉक्साइट ओर का मेन प्रोडक्शन हो रहा है। सेकेंड नंबर में गुजरात है जो 15% को रखा हुआ है, 50% को ये रखा हुआ है प्रोडक्शन को, 15% को लगभग ये रखा हुआ है। ठीक है, तो ये लगभग आज के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब आप लोग मुझे वीडियो के एंड में कमेंट करके बता दो। अब आज का क्वेश्चन आपके लिए कि आपको बताना है कि बल का SI मान क्या होता है।
बल का एसआई मान, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ऑप्शन फर्स्ट है न्यूटन, ऑप्शन सेकंड है एम्पियर, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना। ये आज का क्वेश्चन है। अब मिलेंगे कल हम लोग अपने ईवीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस में। और ये जो नया चैनल बना है इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो भी वीडियो आएगी टीचर से संबंधित इसी चैनल में आएगा।